अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान नवंबर में नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले ही उन्हें मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर सियासी क़यादत के अलावा पाक फौज का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। 29 नवंबर को जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं और इमरान खान को यकीन हो गया है कि उस वक्त तक दोबारा हुकूमत में आकर वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं लगा सकते, इसलिए वो पाक फौज की नई क़यादत को ऐलान से पहले ही अभी से दबाव में रखने की हिकमत अमली सामने ले आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि नवंबर में अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि अपना आर्मी चीफ लाएं जो इनके हक में बेहतर हो। ये डरते हैं कि तगड़ा और मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो इनसे पूछेगा, क्योंकि इन्होंने पैसा चोरी किया हुआ है। नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। जो वहाँ की ताकतें जो इनको लेके आई, तो मेरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ उनसे एनओसी लेके बनाएंगे? इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए। जो सबसे मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए, किसी की पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। इस बयान पर पाक फौज का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी फैसलाबाद में एक सियासी जलसे के दौरान चेयरमैन PTI की जानिब से पाक फौज की सीनियर क़यादत के बारे में तौहीन आमेज़ और गैर ज़रूरी बयान पर शदीद बरहम है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाक फौज की आला क़यादत को एक ऐसे वक्त में बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की गई है जब ये इदारा आए रोज़ पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने कुर्बान कर रहा है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के लिए आइन में तरीक़ाकार अच्छी तरह से बयान किया गया है। इस पर सीनियर सियासतदानों की तरफ से तनाज़ात को हवा देने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक और मायूस कुन है। फौज की आला क़यादत ने अपनी हुब्बुल वतनी और पेशा वराना सलाहियतों को किसी शक व शुबे से बालातर साबित करने के लिए दहाइयों पर मुहित शानदार खिदमात अंजाम दी हैं। पाक फौज की सीनियर क़यादत पर सियासत करना और आर्मी चीफ के इंतखाब के अमल को स्कैंडलाइज करना ना तो रियासत पाकिस्तान के मुफाद में है और ना ही इदारे के मुफाद में है। पाक फौज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की पासदारी के लिए अपने अज़म का इरादा करती है। इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते तो ISPR को बयान देने की ज़रूरत ना पड़ती। इससे पहले आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने कहा था कि ये इमरान खान का सवाल है कि क्या पाकिस्तान का ये मुफाद होगा कि ये सियासी टोला पाकिस्तानी फ़ौज को इस तरह मुतनाज़ बना दे। क्या पाकिस्तान का ये मुफाद होगा कि ये सियासी टोला पाकिस्तान की फ़ौज को इस तरह से कंट्रोवर्शियल कर दे? इस वक्त सबसे बड़े लुटेरे हैं जो पाकिस्तान के लिए असल सिक्योरिटी रिस्क है, वो अपॉइंटमेंट्स करें और इस तरह से वो मामलात को जो है वो आगे लेके चलें। ये इमरान खान का सवाल था। अब एक ऐसा डिफेंस मिनिस्टर जिसने समरी मूव करनी है, जो है ही कंप्रोमाइज, उसने समरी मूव करनी है और अप्रूवल नवाज शरीफ देंगे जो पाकिस्तान से भागा हुआ मफरूर मुजरम है। तो आप मुझे बताइए, इससे इज्जत में इजाफा होगा या इज्जत में कमी होगी? सारे मामलात जो हैं ये फ़ौज से मुतल्लिक बात नहीं है, ये पाकिस्तान की इस वक्त की जो पॉलिटिकल हायरार्की है, जो ख़ुद एक मुफाद से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनके हाथों में इस तरह की डिसीजन मेकिंग देना समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की फ़ौज की कदर व मंजिलत में कमी होगी और इसलिए इसको इनके हाथ में नहीं देना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेरी मज़ारी ने भी ट्विटर पर लिखा कि पार्टी क़यादत की वजाहत और फवाद चौधरी के प्रेसर के बाद ISPR की प्रेस रिलीज़ बहुत गैर ज़रूरी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज समेत सियासी क़यादत ने इमरान खान को उनके बयान पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा है कि इमरान खान अपने बयान की खुद वजाहत करें, उनके कहने का क्या मकसद था। पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत का कहना था कि फ़ौज मुहिब्बे वतन है, जान देती है। फ़ौज ने सैलाब में भी काम किया। आर्मी चीफ समेत पूरी फ़ौज की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। मौजूदा हुकूमत समेत सब इदारे मुहिब्बे वतन हैं। इमरान खान अपने बयान की खुद वजाहत करें कि उनके कहने का क्या मकसद था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने भी इमरान खान के बयान पर अहम रिमार्क्स दिए। इमरान खान की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी के पेमरा ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या अफवाज पाकिस्तान से मुताल्लिक बयान देकर आप उनका मोरल डाउन करना चाहते हैं?
चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील से सवाल किया कि क्या आपने इमरान खान का कल का बयान सुना? क्या सियासी लीडरशिप इस तरह होती है? क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज़ को स्टेक पर लगा दिया जाता है? जिसे अतर मिनल्लाह ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए जान कुर्बान करती है। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो सब तनकीद करते हैं। अपनी भी खुद एहतसाबी करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप चाहते हैं जो मर्जी कहते रहें और रेगुलेटर रेगुलेट भी ना करे। जैसे अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों से रिलीफ की उम्मीद ना रखें। ये अदालत का इस्तेहकाक है। हर शहरी मुहिब्बे वतन है। किसी के पास सर्टिफिकेट देने का इख्तियार नहीं। पहले आप बयान दें कि कोई मुहिब्बे वतन है, कोई नहीं, फिर आप कहते हैं उन्हें खुली छुट्टी दे दें। क्या कोई ये कह सकता है कि अफवाज पाकिस्तान में कोई मुहिब्बे वतन नहीं होगा? जो कुछ कल कहा गया, क्या इसका कोई जवाब पेश किया जा सकता है? जब आप पब्लिक में कोई बयान देते हैं तो इसका असर भी ज़्यादा होता है। इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने तनकीद करते हुए कहा कि जज साहिबान का हर मौजू पर तबसरा करना मुनासिब नहीं है। ट्विटर पर फवाद चौधरी ने लिखा कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इमरान खान ने गैर मुहिब्बे वतन का जिक्र ही नहीं किया था। हर जर्नैल और शहरी मुहिब्बे वतन है। इमरान खान ने मेरिट पर तकर्रुरी की बात की थी। वैसे भी ये सियासी मामला है, अदालती मामला नहीं है। जज साहिबान का हर मौजू पर कमेंट्स देना नामुनासिब है। पाक फौज के सरबराह की तैनाती का अमल आपके सामने रख देते हैं। वज़ारत दिफा वज़ीर आज़म को 4 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम भिजवाती है। अमूमन उन्हीं में से एक को वज़ीर आज़म आर्मी चीफ मुकर्रर करते हैं, वरना ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो किसी भी 3 स्टार जनरल को तरक्की देकर 4 स्टार जनरल और आर्मी चीफ बना सकते हैं। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल बनने तक फौज के अंदर तकर्रुरियों और तबादलों का अपना निज़ाम है। जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है तो वो मुसलसल अस्करी क़यादत पर तनकीद करते रहे हैं। कभी न्यूट्रल्स, कभी हैंडलर्स के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। मगर अहम बात यह है कि वो अस्करी क़यादत से आइन और कानून के तहत अपना किरदार अदा करने का नहीं, बल्कि सियासत में मुदाखलत का मुतालबा करते रहे हैं। अपनी हिमायत और मौजूदा हुकूमत को निकालने के लिए दबाव भी बढ़ाते रहे हैं। और अब से 3 हफ्ते पहले तक इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि नया आर्मी चीफ कौन होगा ये उनका इशू नहीं है, ये फैसला हुकूमत करेगी। अभी आर्मी चीफ की तैनाती की फिर टाइम आ रहा है, तो एक्सटेंशन होनी चाहिए या नए आर्मी चीफ आने चाहिए? देखिए, मेरा तो इसमें अब कोई इशू नहीं है। वो तो अब ये गवर्नमेंट फैसला करेगी जो बैठी हुई। अभी तो इशू नहीं है हमारा। साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमारी मुखातिब फ़ौज नहीं थी, हमारी मुखातिब ये हुकूमत थी। आप बतौर वज़ीर दिफा समरी मूव करेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ हैं। नवाज शरीफ अप्रूवल देंगे, वो मफरूर हैं। आसिफ जरदारी साहब पर खुद इल्ज़ामात हैं। तो यहाँ से खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। फ़ौज की इज़्ज़त में इजाफा नहीं होगा अगर आप लोग आर्मी चीफ तैनात करेंगे। मैं शुरू में ही आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली सिलसिला है या दूसरी किस्त है उस बयान की जो शहबाज गिल साहब ने दिया था। उसमें जो है रैंक एंड फाइल जो है पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान आर्मी की जो हायरार्की है उसमें जो है एक तसादम पैदा करने की जो है वो कोशिश की गई थी। अब ये सेकंड जो इंस्टॉलमेंट आई है जो इमरान खान साहब ने ख़ुद की है, ख़ुद लॉन्च की है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, पाकिस्तान की आर्मी जो है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उसके जो 5 जर्नैल जो सीनियर मोस्ट जर्नैल हैं वही रिकमेंड होंगे। कोई कभी ये हुआ नहीं है कि नीचे से लोग रिकमेंड हों। पैनल आता है, उस पैनल से प्राइम मिनिस्टर जो है विद द कंसल्टेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो उसको अपॉइंट करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। खुशकिस्मती है मेरे लिए, ये बाइस इज़्ज़त है। बावजूद मेरे मुखालफिन जो कुछ कह रहे हैं कि 2 जो हैं अपॉइंटमेंट्स जो हैं जनरल रहील की और जनरल बाजवा की, उसमें मैं इन्वॉल्व रहा बसीयत वज़ीर दिफा के। तो ना उस वक़्त बियॉन्ड 5 प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ गए, उससे पहले भी जनरल मुशर्रफ की अपॉइंटमेंट के वक्त भी जो है ना बियॉन्ड 5 जो है मियाँ नवाज शरीफ नहीं गए। जो 5 बेहतरीन जो है 3 स्टार जनरल्स जो हैं सीनियर मोस्ट, मैं बेहतरीन से मेरी मुराद है जो सीनियर मोस्ट जो हैं उनमें से अपॉइंट हुए। उससे पहले आसिफ नवाज जंजुआ मरहूम जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट हुई। वो भी एक बेहतरीन जर्नैल थे और सीनियर मोस्ट जर्नैलों में उनका शुमार होता था, उसी लिस्ट से जो है वो अपॉइंट हुए। तो ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान आर्मी की जो रिकमेंडेशंस हैं सीनियर मोस्ट जनरल्स की उसके बियॉन्ड गया हो। माजी में हुआ है, माजी में हुआ है। जनरल ज़िया साहब की अपॉइंटमेंट हुई, उसमें ज़रा डीप जाके 11वें 12वें नंबर पे थे जनरल ज़िया साहब और उनको अपॉइंट किया गया।
मेरा ख्याल है कोई एक दो और हो सकता है वाक़यात इस तरह के हों, मुझे याद नहीं पड़ता कि ओवर लास्ट 75 ईयर्स इससे कोई इसके रूह गर्दानी की गई हो। मगर इस दफ़ा भी आप लोग फिर इसी प्रैक्टिस को फॉलो करने लगे हैं कि जो टॉप 4 टॉप 5 हैं उसी में से आर्मी चीफ होगा? बिल्कुल देखें, बिल्कुल जी, बुनियादी तौर पे इसी प्रैक्टिस को पिछले दो जो थी अपॉइंटमेंट्स जो हैं, मैंने आपको 2013 2018 की बात बताई है, 2016 की, नॉट 18, 16 की बात बताई है, उसमें यही फॉलो किया गया है। और मैंने आपको बताया है कि 75 साल में अमूमी तौर के इस ट्रेडिशन को फॉलो किया गया है और इससे रूह गर्दानी नहीं की गई। और इंशाअल्लाह ताला जो है इस दफ़ा भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ़ के साथ, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ जो उनके साथ कंसल्टेशन के बाद जो है नया आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। ये पेश अज़ वक्त अभी तकरीबन 3 माह बाकी हैं। इस चीज़ को इसलिए छेड़ा गया है कि जो शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट से सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान आर्मी को अटैक करने का, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस को अटैक करने का, वो जो है वो अब टॉप तक जो है उसको ले गए हैं इमरान खान साहब। अगर लेट्स से जो इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त है कि जी हम जो है कोई अपनी जो है गलतियाँ, चोरियाँ, डाके जिस तरह वो कह रहे हैं उनको छुपाने के लिए जो है अपनी मर्ज़ी का, हमारी मर्ज़ी जो है वो बियॉन्ड जो है 5 किस तरह आ सकती है। और क्या वो ये एक सजेस्ट कर रहे हैं कि इन 5 में बाज़ लोग मुहिब वतन हैं और बाज़ लोग मुहिब वतन नहीं हैं, या बाज़ लोग तगड़े हैं और वो बाज़ लोग तगड़े नहीं हैं, बाज़ लोग फेवरेट हैं और बाज़ लोग फेवरेट नहीं हैं? ये सजेशन तो इमरान खान साहब दे रहे हैं ना कि इन 5 में को डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो वो इमरान खान साहब कर रहे हैं। मैंने आज एक और प्रोग्राम पे भी बात की कि मैंने 5 जब डोजियर जो है मेरे सामने आए लास्ट जब बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट का सिलसिला था, तो सेक्रेटरी डिफेंस से उस वक्त जनरल ज़मीर, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जनरल साहब आप बताएं कि इनमें से कोई कौन सा जनरल जो है वो बाकियों से बेहतर है? तो उसने कहा जी कि जो 3 स्टार जनरल मान जाता है पाकिस्तान आर्मी में, दे आर ऑल एलिजिबल एंड केपेबल ऑफ बिकमिंग द चीफ। और ये जो लोग हैं, ये जो हम रिकमेंड कर रहे हैं 5 जो आपको डोजियर्स हम दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो है ये 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, ये 19.5-20 का फ़र्क हो सकता है। दे आर ऑल केपेबल और उनकी जो मगर ख्वाजा साहब अगर इस वक्त महारत जो है उसमें कोई शक नहीं। मगर इस वक्त अगर ज़रा कंप्लीट कर लेंगे प्लीज़, 10 सेकंड दे दें, 10 सेकंड दे दें। और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैंने उनसे कहा आपकी कुछ चॉइस, उन्होंने कहा जी मेरे ये सारे कोर्समेट हैं, दे आर ऑल वेरी गुड सोल्जर्स, और इन्होंने एक लंबा अरसा जो है 2nd लेफ्टिनेंट से लेके 3 स्टार जनरल तक पाकिस्तान आर्मी को सर्व किया हुआ है। इसलिए इसमें कोई भी अगर आप पिक करेंगे तो हील भी उसकी जो कैपेबिलिटीज़ जो हैं सबकी एक जैसी हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। कोई जो है वो आधा का फ़र्क हो सकता है, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, 19.5-20 का हो सकता है। जैसा अब इसमें मसला ये है कि अब मसला ये है कि खुद खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी तो आपकी हुकूमत आने के बाद कहा ना कि आप लोगों को ये खदशा था कि सबको डिस्क्वालीफाई कराना चाहते थे, और आज वो शॉट जो है वो खुद फवाद चौधरी साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया भी कि जो मुल्क के सियासी मामला थे, इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली थी। उससे साफ नज़र आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा। अगर यही हालात रहे, आप सारे के सारे डिस्क्वालीफाई होते, तो डर तो आप लोगों का भी नवंबर को लेके था कि वो अपनी मर्जी का चीफ लगाते और फिर एक 15 साल का प्लान होता। देखिए बिल्कुल, मैं तो पाँचों की मैं समझता हूँ किसी की हुब्बुल वतनी पे, किसी फ़ौज के, चाहे वो एक सिपाही हो चाहे वो 3 स्टार जनरल हो, फौजी की हुब्बुल वतनी के ऊपर शक करना जो है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ज़्यादती या इससे बड़ा जो है मैं समझता हूँ मुल्क के साथ और उस इंस्टीट्यूशन के साथ नाइंसाफ़ी जो लोग जान देते हैं। देखिए उनके प्रोफेशन की मेन जो कमिटमेंट है, जो मेन जो जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर सारा उनका कैरियर या उनका प्रोफेशन जो है वो डिपेंड करता है, वो है कमिटमेंट टू ले देयर लाइफ फॉर द कंट्री। पाकिस्तान की दफ़ा के लिए, सरज़मीन की दफ़ा के लिए अपनी जान कुर्बान करना, ये उनका बिल्कुल बेसिक। किसी और प्रोफेशन में, मेरा मतलब सिविल जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें भी है, लेकिन जो फ़ौज का जो है
पिछले ये दहशतगर्दी की जंग में 11,000 हमारी शहादतें हुई हैं। अगर ये लोग हुब्बुल वतन ना होते या इनकी हुब्बुल वतनी मशकूक होती, इनमें ये पांचों के पांचों जर्नैल जो है जिन्होंने आना है, सीनियर मोस्ट जर्नैलों ने जिनके नाम आने हैं, ये एज लेफ्टिनेंट कर्नल जो है इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। किसी भी पाकिस्तानी मेजर जनरल केसी जी ख्वाजा किसी भी पाकिस्तानी की हुब्बुल वतनी पे नहीं शक किया जा सकता, मगर उनका मामला सीधा है ना। खान साहब कोई ढकी छुपी तो रख नहीं रहे हैं। वो वाज़े तौर पर वो ये नहीं कह रहे कि जमहूरी काम करेगा आर्मी चीफ या नहीं करेगा। उनकी तो सीधी सी एक अब मौक़िफ़ है कि फ़ौज अगर न्यूट्रल है तो उन्हें कबूल नहीं है। वो न्यूट्रल कहकर ही उन पर तनकीद कर रहे हैं। आपने कहा कि आपने जनरल बाजवा और जनरल राहिल शरीफ साहब लगाए थे। जनरल बाजवा साहब से भी वो 3-4 महीने पहले तक मुतमईन थे, मगर अब नहीं है क्योंकि उन्हें न्यूट्रलिटी नहीं हो रही है बर्दाश्त। हो तो कहते हैं खुदा आखिरत में सवाल पूछेगा कि आप न्यूट्रल क्यों थे। तो इमरान खान साहब कोई ढकी छुपी नहीं रख रहे हैं। आपको नहीं लग रहा अगले आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही वो एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वो आप लोगों के मुकाबले में नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाते हैं और नए आर्मी चीफ पर पहले से ही दबाव डाल देंगे कि वो करें जो कि खान साहब चाहते हैं। देखें, ये बात जो है ये एक प्रिजम्पशन है। मैं आई टेंड टू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री विद दैट। ये नहीं बनेगा, ये नैरेटिव जो है नहीं बनेगा। और अपॉइंटमेंट जो है वो जैसे मैंने आपको कहा है कि रिकमेंडेशन जो है फ़ौज की रिकमेंडेशन में से कोई ना कोई नया चीफ जो है पिक किया जाएगा। इमरान खान साहब जो है ये सारा जो तफरीक पैदा कर रहे हैं, इन 5 या 6 जितने भी नाम हैं सीनियर जनरल जो हैं सारे इस वक्त 3 स्टार जनरल जो हैं, उनमें तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पार्टिजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो नहीं है। उनको उन लोगों को ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि जी ये जो है इनमें कोई लोग जो है मुहिब वतन है, कोई ये हुब्बुल वतनी का ठेका इमरान खान के पास कैसा आ गया जनाब। ये हुब्बुल वतनी तो उनकी जो है मशकूक है इस वक्त जो है, जो उन्होंने आज से चंद दिन पहले जो है मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की है। उसमें मोहसिन लगारी ने सवाल पूछा है कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ तो कोई मुल्क का नुकसान तो नहीं होगा, और उसका जवाब क्या मिला कि ये हमारे चेयरमैन को अंदर कर रहे हैं, केस बना रहे हैं, आप इस बात को छोड़ें। तो ये हुब्बुल वतनी तो उनकी इस वक्त जो है डाउट में आई हुई है, इमरान खान साहब की डाउट में आई हुई है। उनके जो लोग बयान दे रहे हैं, अब सफाइयाँ दे रहे हैं, आई थिंक देयर इज़ एब्सोल्युटली नो एम्बिग्यूटी इन स्टेटमेंट जो उन्होंने बहावलपुर में या जहाँ भी दी है, ये स्टेटमेंट जो कल दी है। और मैं अकेला ख्वाजा आसिम दे रहा, मैं तो उनका अपोनेंट हूँ, मैं तो उनका बिल्कुल सीधा साधा अपोनेंट हूँ, लेकिन जुडिशरी बोल उठी है, उसके अलावा ISPR बोल उठी है। ये अदारे जब बोलते हैं तो मेरा आप एतबार ना करें, मेरी क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर आप बेशक सवालिया निशान लगाएं, लेकिन आज अदलिया बोल उठी है। ये अब सारे के सारे अदारे जो है वो गलत हो गए, और एक वाहिद इमरान खान या उसके 2-3 ऐसे जो है हवारी जो हैं वो सही हो गए। मतलब अगर आज भी देखें, मैं जो बयानी की बात कर रहा था, सवालिया निशान लगाएं, मैं जो बयानी की बात कर रहा था, सियासी बयानिया खान साहब इसलिए आपसे बेहतर बनाते हैं कि अदालत ने बेशक बात की हो, मगर आप लोगों का आज भी गिला है ना कि अदालत ने हमारे खिलाफ तो फैसले दे दी थी, हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई भी किया, कंटेम्प्ट भी हुई, इमरान खान को मौके मिल जाते हैं, इमरान खान के केसेस टेक अप नहीं होते हैं। आपका है ना ये मुद्दा, तो है ना कहीं दबाव डालने में इमरान खान साहब कामयाब होते हैं ना आप लोगों के मुकाबले में, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि वो पहले से 2.5 महीने बाद का बयानिया बना रहे हैं दूर की सोच के। मेरी आप अगर मुझे थोड़ा सा मौका देंगे, मेरा ख्याल है आप मुझे थोड़ा सा मौका दें बोलने के लिए। मैं ये जो आप जो बात कर रहे हैं बयानिया बना, देखें ये इनकी एक लाइफ होती है, और पॉलिटिकल जो नैरेटिव होता है इसकी एक लाइफ होती है, वो आपको चेंज करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक नैरेटिव इस वक्त बनाया हुआ है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह की जाए और पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनको उनके ऊपर जो है ना सवालिया निशान लाया जाए। क्योंकि बात असल में ये है कि ये जो इंडिया का एक रिजॉल्व जो है पिछले कई दहाइयों से, जब से हम एटमी कुव्वत बने हुआ है कि पाकिस्तान को इंटरनली वीक किया जाए, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता जो है इम्प्लोजन की तरफ ले जाया जाए, अंदर से उसको तबाही का खुदा न खास्ता की जाए। ये लोग इस वक्त आलाकार बन रहे हैं उस एजेंडे का जो इंडियन एजेंडा है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली फेल किया जाए। इंडिया हमारे साथ लड़ नहीं सकता। इंडिया को पता है कि जब लड़ाई हुई, फौजों की लड़ाई आपस में हुई, तो उसमें तबाही बर्बादी होगी और पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड करने के काबिल है, लेकिन इकोनॉमिकली हम वल्नरेबल हैं।
इकोनॉमिकली हम डिफेंड नहीं कर पा रहे अपने आप को, जो हालात हैं इस वक्त। और ये हालात जो हैं इमरान खान के बनाए हुए हैं। इमरान खान जो उसको पता है और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह पाकिस्तान जो है खुदा न खास्ता उसका हशर जो है श्रीलंका वाला हो, हमारा डिफ़ॉल्ट हो। आखिरी वक्त तक जिस दिन मीटिंग थी उस दिन भी अटैम्प्ट किया, जो लेटर लिखे गए हैं। आप ज़रा देखेंगे ये शख्स किस तरह हुब्बुल वतनी का जो है आप डंडोरा पीट सकता है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। हमने तहरीक इंसाफ से फातुरी साहब को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी है, उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, मगर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि वो भी बराबर की स्टेक होल्डर है, उन पर भी एतराज़ उठा रहे हैं इमरान खान साहब। एक ब्रेक के बाद पूछते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब भी मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, वाज़ेह कर दिया तहरीक इंसाफ ने, वो कह रहे हैं कि हमारा मुखातिब फ़ौज तो थी नहीं, हमारा मुखातिब तो ये सियासी जमातें थी, और इसमें यह हो नहीं सकता कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब मिलकर आर्मी चीफ लगाएं, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, इनके ऊपर मुकदमात हैं, ये नहीं लगा सकते एक ऐसा आर्मी चीफ जो मुल्क के मुफाद में हो। आप अपना मुफाद देखेंगे। वो वाज़ेह करें कि आप मुखातिब थे, फ़ौज नहीं थी, और गलत मतलब लिया गया है। शाहज़ेब साहब, ये कौन सा पहली दफा है? हमेशा वो पहले कभी अदालत को गालियां देते हैं, फिर कहते हैं नहीं हमने आपको गाली नहीं दी। कभी इलेक्शन कमीशन को गालियां देते हैं, फिर कहते हैं आपको गाली नहीं दी। कभी फौज को गालियां देते हैं, फिर कहते हैं आपको गालियां नहीं दी। कह रहे थे कि जिन्होंने साजिश करके मौजूदा हुकूमत कायम की है वो गद्दार हैं, और कौम गद्दारी का सबूत मांग रही है, उसका वजह मांग रही है, उसका जवाब मांग रही है। तो वो क्या पॉलिटिकल पार्टियों को बुला रहे थे? क्या इनकी साजिश थी? अमरीकी साजिश खत्म हो गई, और क्या सियासी जमातों की साजिश का जिक्र कर रहे थे खान साहब? इन पे लगी एलिगेशन था। ये गलत बात है। अगर आप उनके पैराए को देखें शाहज़ेब साहब, तो ये नई बात उनके लिए नहीं है। उनका एक खास तरीकाकार है प्रेशर बढ़ाने का। वो पहले प्रेशर बढ़ाते हैं, फिर जब वक्त निकल जाता है अपनी बात रजिस्टर कराने के बाद तो उस पर माजरत या उस पर यू टर्न वैसे भी उनकी कॉर्नर स्टोन है बड़ा उनका। जो खास ऐलान है कि बड़े लीडर यू टर्न आसानी से ले लेते हैं, और खान साहब यू टर्न लेने में मास्टर है। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है, अगर आप उस पूरी गुफ्तगू को सुने तो मेरे जवाब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका मुखातब यकीनन पाकिस्तान की अफवाज और अफवाज के सरबराह। मगर कायरा साहब, आपने जैसे कहा कि वो मकसद अचीव होने के बाद वो फिर यूटर्न ले लेते हैं, तो देखें ना, उन्होंने एक एडिशनल सेशन जज पर तनकीद की, कल को वो माफ़ी मांग भी लें तो आपको नहीं लगता कि जो दबाव वो डालना चाहते थे वो मकसद अचीव हो गया? इसी तरीके से अगर उन्होंने बयान दिया और फिर कह दिया कि बयान का मकसद वो नहीं था, या फिर हमारा मुखातिब फ़ौज नहीं थी, तो वो जो एक अगले आर्मी चीफ पर उसकी अनाउंसमेंट से पहले ही दबाव डालना चाहते हैं कि वो ना करे, वो न्यूट्रल ना रहे। वो उस दबाव में क्या वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे? अगर वो अभी यूटर्न ले भी लें अपने बयान पर, अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? खान साहब की जिंदगी में अब कामयाबी नहीं रहेगी शाहज़ेब। जो वतीरा उन्होंने पकड़ लिया है इसमें भी कामयाब नहीं होंगे, और अब सियासत के अंदर भी कामयाबी उनके लिए मादूम हो गई। इसलिए कि नफरत का अमल जो है वो कितना टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, उसको कितनी बैकिंग हो, उसमें कितनी फंडिंग डाल दे, नफरत की दीवारें आप कितनी बड़ी खड़ी कर सकते हैं, वो हर उस शख्स से, हर उस इदारे से, हर उस जमात से, हर उस घरों से नफरत करते हैं जो उनके साथ नहीं है, उनके मकसद को हल नहीं करती। और ये कितना अर्सा चल सकेगा? उन्होंने साबित किया है कि जब से उनकी हुकूमत गई है, पहले वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे हमलावर हुए गैर मुल्क की साजिश कह के, फिर उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहा IMF के साथ मुआहदे करके और उससे इन्हिराफ करके। हमने आके IMF की शर्तें जैसे तैसे मुश्किल फैसले करके उसकी सियासी कीमतें अदा करके वो फैसला किया। वो जब मुआहदा नजदीक पहुंचा तो उसको जो कुछ उन्होंने करना चाहा वो भी आपके सामने है कि वो IMF की जो मुआहदा था उसको भी सैबोटाज करना चाहते थे। फिर हमारे मुल्क में फ्लड आ गया तो उनके पार्टी के जिम्मेदारान ने बाकायदा इंटरव्यू दिए कि पाकिस्तान में इमदाद उसमें गबन होता है, लिहाजा पाकिस्तान को इमदाद न दी जाए। वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पे हमलावर हुए, वो पाकिस्तान की अदलिया पे हमलावर हुए, पार्लिमान और पार्लिमान के अंदर मौजूद जमातें। देखिए ये अपोजिशन जो है ये किसी ने इन्फोर्स करके नहीं बिठाई हुई उस वक्त जो थी। आज की जो हुकूमत है ये भी अवाम के मुंतखब लोग हैं, इनको भी पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट दिया है। वो 22 करोड़ अवाम, ये 23 करोड़ अवाम जिनका बार बार जिक्र करते हैं खान साहब,
उनको अगर उन्होंने वोट दिए थे तो ये जो इस वक्त हुकूमत है इनको भी पाकिस्तान मगर खैर साहब आपने कहा कि कामयाब नहीं हो सकते, कैसे कैसे नहीं होंगे कामयाब? वो भरपूर अंदाज में नजर आ रहा है कि उनके जलसे बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, बाई इलेक्शन में उन्हें फतह हासिल हुई है। क्या पैमाना है? आप लोगों ने आखिर में जाके तो उन्हीं से इलेक्शन लड़ना है ना, तो इलेक्शन में आपको वाजे नहीं नजर आ रहा? आप खुद कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। देखिए शाहजेब, गुजारिश ये है कि जब आप हिजान में कौम को ले आते हैं तो वह हिजान दिनों का होता है, वो लंबे अरसे का नहीं होता। इस वक्त कौम एक हिजानी कैफियत में, और मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि उनके जलसे हो रहे हैं। जलसों में अगर इन दोनों में हम जलसे करना चाहें तो हमारे लिए जलसे करना कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए खान साहब को चैलेंज करता हूँ, वो हमें बताएं कि पंजाब के किस शहर में हम उनसे बड़ा जलसा करें, हम एक हफ्ते के बाद वहां उनसे बड़ा जलसा कर देंगे। क्या जलसे करने से पाकिस्तान की समझ का तयन करना है? आज जब पाकिस्तान फ्लड में डूबा हुआ है, हमारे 3.5-3.5 करोड़ लोग आज अपनी जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं, उनको सारी हुकूमत और पूरी कौम का और सारी सिविल सोसाइटी का तवज्जो उधर है। खान साहब जलसों में लगे हुए हैं, उनको मुबारक हो, लेकिन जो बयानियां लेके वो चले हैं, ये बयानियां अब कौम के सामने वो आस्ता आस्ता क्या हो रहा है, खान साहब हाथों से और साफ नहीं है। बहुत शुक्रिया कमर बकायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इमरान खान ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी मेरिट पर मुहिब वतन आर्मी चीफ नहीं लगाएंगे, और इस तरह से उन्होंने नए आर्मी चीफ को तैनाती से पहले ही मुतनाज़ बना दिया है। हालांकि हकीकत यह है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा को नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म तैनात किया था, और जनरल कियानी को पीपल्स पार्टी ने मुद्दत मुलाज़मत में तोसी दी थी, और इमरान खान इनमें से हर एक की हिमायत करते रहे हैं। बल्कि इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि इन आर्मी चीफ्स के अदवार में इमरान खान की भरपूर हिमायत की गई। नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगाया था, फिर जनरल मुशर्रफ नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर खुद इक़्तिदार में आ गए। तो एक हकीकत है कि इमरान खान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के सदारती रेफरेंडम में उनके हामी थे, उनके हक में वोट भी दिया, खुलेआम जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हिमायत करते रहे। The reason why we back General Musharraf is only one reason. हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सिर्फ एक वजह से हिमायत करते हैं, क्योंकि वो करप्ट और बेईमान सियासतदानों को बाहर रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इन बेईमान सियासतदानों को बाहर रख सकें। परवेज़ मुशर्रफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो बाहर रखा, मगर इमरान खान परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए थे, और परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे और उनके खिलाफ मुहिम चलाते थे। मगर अब उन्हीं परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, और फौज से मुतालबा कर रहे हैं कि वो गैर आइनी मुदाखलत करे और हुकूमत को चलता करे। फिर जनरल अशफाक परवेज़ कियानी को तोसी पीपल्स पार्टी के दौर में दी गई, और उन्हीं के दौर में फौज पर इमरान खान की हिमायत का इल्ज़ाम लगता रहा, और ख़ुद इमरान खान के करीबी इत्तेहादी और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ये कह चुके हैं कि कियानी दौर के ISI चीफ अहमद शुजा पाशा ने काफ लीग को तोड़कर लोगों को तहरीक इंसाफ में शामिल कराया। हमने कियानी साहब से कहा कि पाशा साहब हमारे बंदे तोड़ें। जो इलेक्शन हुआ था ठीक, तो उसमें हमारे काफ़ी लोग, बल्कि हमने शिकायत भी की कियानी साहब को जी कि ये पाशा साहब हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपके बंदे खुद जा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं जी नहीं, हमारे पास तो सबूत है कि ये फ़ोन करते हैं। तो ये 2010 था, 2010 में, हाँ 2010 में। फिर कियानी साहब ने पाशा साहब को फ़ोन किया कि भाई उनको आप बुलाएं खाने पे, वो ये बहुत ज़्यादा एजिटेट कर रहे हैं जी कि ये हो रहा है उनकी पार्टी के साथ। तो उन्होंने बुलाया हमें, गए उनके पास, बातों बातों में हमने कहा जी कि आपको नहीं तोड़ने चाहिए, आप क्यों हमारी जमात के ख़िलाफ़ हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, PTI वाले करें, आप तो ना बंदे लेके जाएं। कहते नहीं 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 ये ऐसी बात नहीं है। तो फिर और बातें शुरू हो गई। शुजा साहब ने ना किसी और बात की तरफ पूरा डिस्कशन टर्न कर दी। तो पाशा साहब भूल गए जो पहले बात हुई थी। तो कहते हैं वो कहते हैं चौधरी साहब आप तो, आपके पास तो बड़ी विजडम है, मैं इमरान खान से ना आपकी मीटिंग करा दूँ। तो शहजाद साहब ने कहा लो पकड़ लिया हमने आपको। फिर जनरल राहील शरीफ को नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ लगाया। उसके बाद जनरल राहील शरीफ के दौर में भी फौज पर इमरान खान की हिमायत का इल्ज़ाम लगता रहा। 2014 के धरने में ये बात होती रही। इमरान खान उस वक्त भी फौजी क़यादत से बहुत मुतमईन थे, खुश थे। उस वक्त के DG ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम पर इमरान खान के धरने के पीछे होने का इल्ज़ाम लगता रहा, और वो रिटायरमेंट के बाद भी खुलकर इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। और फिर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ही तैनात किया था। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनकर न सिर्फ जनरल बाजवा को खुद 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया, बल्कि कई बार खुलकर उनकी तारीफ करते रहे।
मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। इसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं? सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो गया। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, तो आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। सिविल मिलिट्री रिलेशन है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतर रिलेशन है। वजह इसकी क्या है कि पाकिस्तान की फौज आज मुकम्मल तौर पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पीछे खड़ी है। अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। और आज अस्करी क़यादत पर न्यूट्रल होने पर न्यूट्रल कहकर तनकीद करते हैं, गैर आइनी काम करने के लिए मुदाखलत का मुतालबा करते हैं, मीर जाफ़र और मीर सादिक से तशबीह देते हैं और आखिरत से डराते हैं कि खुदा पूछेगा। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब आप बातिल का साथ दे रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। बीच में बैठने का मतलब आप मुजरिमों की मदद कर रहे हैं। न्यूट्रल्स आपके ऊपर भी सारी कौम देख रही है और आपके ऊपर भी जजमेंट पास होगी। अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? पाकिस्तान की तारीख में अक्सर ये देखा गया है कि सियासतदान फ़ौज का सहारा लेकर इक़्तिदार में आते हैं और इक़्तिदार में आने के बाद जब उन्हें एहसास होता है कि फ़ौज की मुदाखलत के साथ हुकूमत नहीं चल सकती, तो फिर फ़ौज के सियासी किरदार पर तनकीद करते हैं। इसलिए सियासी लीडरान की तरफ से फ़ौज पर तनकीद या उनके सियासी किरदार पर तनकीद कोई नई या अनोखी बात नहीं है। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप ने फ़ौज के सियासी किरदार पर तनकीद की है। इसकी हाल ही में मिसाल नवाज शरीफ की नाअहली के बाद देखी जा सकती है, जिसमें नून लीग ने फ़ौज के सियासी किरदार पर जारहाना तरीके से तनकीद की, फिर पीपल्स पार्टी ने भी की और आज इमरान खान भी फ़ौज और उसकी क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। मगर फ़र्क यह है कि इमरान खान जमहूरियत के लिए तनकीद नहीं कर रहे हैं। वो फ़ौज से ये नहीं कह रहे हैं कि आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी है। वो फ़ौज से ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको अपने हल्फ के मुताबिक अपने दायरा कार में रहकर अपना काम करना है। वो फ़ौज से ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपका काम सरहदों की हिफाजत करना है। इमरान खान किसी भी तरह खुद को जमहूरी लीडर साबित करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान फ़ौज से सियासत में गैर जमहूरी मुदाखलत कराना चाहते हैं। जिस तरह वो 2018 में इक़्तिदार में आए और जिस तरह उनकी हुकूमत चलाई गई, वही काम वो दोबारा चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो फ़ौज पर मुदाखलत करने पर नहीं बल्कि न्यूट्रल होने पर तनकीद कर रहे हैं। वो नारा करप्शन का लगा रहे हैं, मगर इस नारे का इस्तेमाल करके वो अपने मुखालिफिन को कुचलने और ख़ुद इक़्तिदार में रहने के लिए फ़ौज से वैसा ही काम कराना चाहते हैं जो एक वक्त में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल से करवाते रहे हैं, साबिक DG FIA बशीर मेमन से करवाना चाहते थे। यानी उनके इक़्तिदार के लिए अपोजिशन समेत हर मुखालिफ आवाज़ को दबाया जाए और नारा करप्शन के खिलाफ जिहाद का लगाया जाए। यानी इमरान खान के मुताबिक आर्मी चीफ हो या DG ISI वही होना चाहिए जो इमरान खान के हर जायज़ नाजायज़ काम के लिए इदारे को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो, अपोजिशन को दबाना हो, अदालत पर असरअंदाज होना हो, मुखालिफ मीडिया की आवाज़ दबानी हो, तो इदारा इमरान खान के लिए सारे गैर जमहूरी काम करे, उनकी हुकूमत चलाने के लिए इत्तेहादियों को ब्लैकमेल करे। और अगर फ़ौज ऐसा नहीं करती तो उसकी क़यादत नाअहल तस्वुर की जाएगी, करप्शन की हामी ख्याल की जाएगी। अपनी हुकूमत के दौरान भी इमरान खान फ़ौजी क़यादत की मंशा के बगैर अपने सियासी मकासद के लिए DG ISI जनरल फैज़ हमीद को ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे, जिसका वो खुद एतराफ़ भी कर चुके हैं। मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है। ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियाँ न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में मैं तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है। मैं ओपनली ये कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज और ईयर्स है गवर्नमेंट की। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान अहम सियासी पॉलिसी मामलात पर भी एजेंसीज के जरिए अपने इत्तेहादियों और अरकान पर दबाव डालते रहे हैं। वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि बजट इजलासों में अरकान की शिरकत के लिए उन्हें एजेंसीज को कहना पड़ता।
हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे। बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। इमरान खान दीगर इदारों को भी करप्शन और जिहाद का नारा लगाकर अपने मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। साबिक DGFI बशीर मेमन ये बता चुके हैं कि किस तरह इमरान खान नून लीग के लीडरान के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनवाना चाहते थे। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये दोनों ख़ास तौर पे, फिर शहबाज शरीफ साहब और उनका बेटा हमजा, फिर कैप्टन सफदर, सलमान शहबाज, वो ये पूरी फैमिली, और ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहिबा का तो तीन जगहों पे और जब वो एजुकेशन का कोई रिफॉर्म्स का कोई काम था पता नहीं, एक तो उसमें मैंने कहा कि बिल्कुल चिट्ठी लिख दें, हम बिल्कुल करेंगे इंक्वायरी, लेकिन वो चिट्ठी नहीं आई। फिर दूसरा वो जो तस्वीर आई थी फर्स्ट लेडी की, उस पर उन्होंने कहा कि जिसको टेररिज्म का केस बनना चाहिए। तीसरा वो जो जज वीडियो स्कैंडल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी कहा था कि टेररिज्म होना चाहिए। इस तरह के मुतालबात थे जो कि मतलब मैं उनको ये नहीं कहता था कि वो, मैं कहता था कि जी वेयर इज द लॉ, चिट्ठी तो हम काम करेंगे ना, हमें रिकॉर्ड मिलेगा तो हम काम करेंगे ना। जब बशीर मेमन नहीं माने तो उन्हें ओहदे से हटा दिया गया और फिर रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन भी रोक दी गई। सिर्फ यही नहीं, तैयबा गुल नामी खातून, जिन्हें साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने मुबैना तौर पर हिरासा किया, और जब उन खातून ने चेयरमैन नैब की हिरासानी की वीडियो बनाई और वज़ीर आज़म हाउस तक ये मामला पहुँचाया तो इमरान खान की हुकूमत ने उन्हें इंसाफ दिलवाने की यकीन दहानी कराई। खुद इमरान खान ने यकीन दहानी कराई, मगर बाद में तैयबा गुल की मर्जी के बगैर इमरान खान के मामले खुसूसी के चैनल पर उनकी वीडियो नशर करवाई गई और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनवाए शुरू कर दिए गए। और ये बात खुद तैयबा गुल ने हमारे प्रोग्राम में बताई कि इमरान खान की हुकूमत ने मेरी वीडियो का इस्तेमाल अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाने के लिए किया। इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, आजम खान और ताहिर खान से नहीं, इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने? वज़ीर आज़म हाउस में उनके ऑफिस में मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने? जी पीएम ऑफिस गई थी मैं, वहाँ पे उन्होंने आज़म खान साहब थे, ताहिर खान साहब थे और 2-3 लोग थे, मुझे सबका नाम नहीं पता था। वहाँ पे ये मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा, मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। और बारहा यकीन दहानी के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। इमरान खान ने FIA को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, नैब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और फिर इसी मुतनाज़ चेयरमैन नैब को मुद्दत पूरी होने के बाद भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए बरकरार रखा। और अब इमरान खान वाज़े कर रहे हैं कि वो एक बार फिर फ़ौज को भी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो इस मामले का कोई पर्दा भी नहीं रख रहे हैं। हमें ब्रेक शामिल करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाला सैलाबी रेला मज़ीद जोर पकड़ते हुए सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही मचा रहा है, जहां सैलाब से लाखों अफराद बेघर, सैकड़ों ज़ख्मी और दर्जनों जाबाहक हो चुके हैं। जबकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी खड़ा रहने और खुले आसमान के नीचे रहने की वजह से मुख्तलिफ वबाई बीमारियों के साथ साथ कुत्तों और सांप के कांटे के केसेस भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सिंध में मंछर झील में तेज़ी से दाखिल होने वाले पानी का दबाव ज़्यादा और अखराज कम होने की वजह से करीबी इलाकों सेवन और सईदाबाद में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। जबकि झील में पानी के दबाव को कम करने के लिए लगाए गए कट से करीब के देहात ज़ेरे-आब आ गए हैं, जिसके बाद सैलाबी रेला टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे से भी टकरा गया है। लेकिन इस कट के बावजूद मंछर झील में पानी का दबाव कम नहीं हो सका है, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने झील पर मज़ीद 2 मकामात पर कट लगा दिए। मंछर झील में पानी के दबाव को कम करने और इतराफ़ के इलाकों को सैलाब की तबाहियों से बचाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से मंछर झील के 0 पॉइंट से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन। जी, इस वक्त मैं RBOD नहर के पुल पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो है वो RBD नहर का अब कोई वजूद नहीं रहा है। इस जगह को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि RBOD से ही पानी मंझर झील की तरफ जा रहा है और इसके एक साइड पर इंस्पेक्शन बंद है, जिसको मुकामी लोगों ने मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन बंद और पानी की सतह के अंदर आप देख रहे होंगे बहुत मामूली सा फासला है और ये पानी बहुत तेजी के साथ मंझर झील की तरफ आ रहा है। इसके दूसरी जानिब नॉन इंस्पेक्शन बंद था, जिसको आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगह से टूट गया, बड़ी हद तक सफाई हस्ती से ही मिट गया है। मंझर झील की खतरनाक सूरत हाल देखते हुए मकामी आबादी बहुत बड़े पैमाने पर नकल मकानी कर चुकी है। हुकूमत की तरफ से भी लोगों को खबरदार किया गया था कि वो इलाका छोड़ दें और अब जब यूसुफ बाग पे कट लगाया गया है तो उसके बाद
तो तकरीबन ये पूरे इलाके आबादी से खाली हो गए हैं। 7 एयरपोर्ट तक भी पानी में डूब गया है। अगर मैं इन यूनियन काउंसिल्स के नाम बताऊं 7 की, तो चन्ना, अराजी, जाफराबाद, बूबक, वाहर, जो कि खुद वजीर आला का आबाई गाँव है, ये पानी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है। जबकि छन्नी जो कि दादू की एक यूनियन काउंसिल है, वो भी इससे मुतासर हो रही है। पानी का ये दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। RD 50 से लेकर RD 65 तक का जो एरिया है बंद का, ये बहुत ज़्यादा खतरे में है और इसमें कई जगह कटाव भी हैं। और अगर मौसम ख़राब होता है और हवाएं तेज़ चलती हैं, जो खुसूसन यहाँ पर रात के वक्त तेज़ चलना शुरू हो जाती है, तो इस बात का खतरा है कि झील का पानी बंद के ऊपर से गुजर कर दूसरी तरफ चला जाए। सिंध में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के साथ सिंध के मुतासर इलाकों का दौरा किया। और वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद 28 अरब रुपए से बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम सैलाब की वजह से बेघर हो गए हैं। लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। सैकड़ों ख़ानदान खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं, जबकि खड़े पानी से कई बीमारियां भी फैल रही हैं। एक इंटरव्यू में सिंध की सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने बताया कि सिंध की मुख्तलिफ पनागाहों में 47,000 हामला ख़वातीन भी मौजूद हैं, जबकि NDMA के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब से जाबाहक होने वालों की तादाद 1300 से भी बढ़ गई है, जिसमें से 24 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों में जाबाहक हुए हैं। एक तरफ जहां सिंध में सैलाब से तबाहकारियां जारी हैं, वहीं मुल्क के बाकी सूबों पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से सैलाबी रेला तो गुजर गया है, लेकिन उससे होने वाली तबाही के निशानात अभी भी मौजूद हैं। पानी ही पानी है, सड़कें, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाही की अलामत बना हुआ है। अवाम खुले आसमान के नीचे हैं, खाने पीने के लिए कमी का सामना है। आगे जाके क्या होगा उन्हें ये भी नहीं पता है। हुकूमतों की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि इनकी मदद करें। इजाज़त, अल्लाह।